नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो नई दवाइयाँ आई हैं उसके बारे में बात करूँगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है और उसमें मैंने इसके बारे में ये बीमारी क्यों होती है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसका बेसिक ट्रीटमेंट कैसे होता है इसके बारे में बताया है। जस्ट एक रिकैपिचुलेशन के तौर पे मैं बताऊं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसी बीमारी होती है जिसमें बड़ी आंत में छाले पड़ जाते हैं। यूजुअली ये यंग लोगों में होती है, 20-30 साल की उम्र में इस बीमारी की अमूमन शुरुआत हो जाती है और इसका मुख्य सिम्टम, इसके मुख्य लक्षण लैट्रिन के साथ ब्लड आना, लूज मोशंस जिसमें ब्लड आते हैं और इसके साथ ये इस बीमारी के कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, जैसे पीठ में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, आईज में रेडनेस होना जिसको यूवियाइटिस कहते हैं, स्किन पे, चमड़ी पे कई तरह के लीजन्स होते हैं जो इस बीमारी में होते हैं। इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है, एक कोलोनोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज मिलती जुलती बीमारियां होती हैं, इसके बारे में भी मेरा अन्य एक वीडियो है। अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है, क्रोन्स डिजीज छोटी आंत को भी इन्वॉल्व कर सकती है। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में एक चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। इसके लिए आपको आजीवन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका हम ट्रीटमेंट रेगुलर करें तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम दवाइयाँ लेते हैं हम रेगुलर टेस्ट्स कराएं ताकि हम इन साइड इफ़ेक्ट से भी बचे रहें। हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि बीमारी आंत में कितनी दूर तक है और बीमारी की एक्टिविटी क्या है। इसके लिए क्लिनिकल स्कोर्स होते हैं। बीमारी जब हम कहते हैं कितनी दूर तक है, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, E1, E2 और E3। यानी कि अगर सिर्फ रेक्टम में बीमारी हो तो इसको E1 कहते हैं, E2 कहते हैं जब लेफ्ट साइड कोलन में हो और E3 कहते हैं जब पूरी कोलन में हो। और डिजीज़ एक्टिविटी मतलब कितनी बार लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, स्टूल की संख्या क्या है और पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है। तो अगर सिंपल बीमारी हो तो इसकी बेसिक दवा अमाइनोसैलिसाइलेट 5A से कहते हैं, मीज़ाकॉल और अन्य कई नामों से ये दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। मीज़ाकॉल एक ब्रांड नेम है, 5A से इसका एक्चुअल केमिकल नाम है। तो इस चीज़ में ये दवा जो है ये इसकी बेसिक दवा है। अगर बीमारी ज़्यादा एक्टिव हो तो शुरुआत में हम स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड 2 से 3 महीने में टेपर करके बंद किया जाता है। लगभग 1/3 लोग स्टेरॉइड के बाद या बिना स्टेरॉइड के सिर्फ 5ASAs पर अपनी बीमारी को कंट्रोल रख सकते हैं। बाकी 2/3 लोगों को किसी न किसी तरह की और दवा की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे लोगों को कहते हैं हम स्टेरॉइड डिपेंडेंट या स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी। तो ऐसे लोगों में हम जब आगे की दवाइयों की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो दवाइयाँ होती हैं वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स कहलाते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन दवा एज़ाथायोप्रिन है। मीथोट्रेक्सेट एक अन्य दवा है। तो ये दवाइयाँ जब हम इस्तेमाल करने पर आते हैं, स्टेरॉइड अगर हमें देना भी है तो 3 महीने, बार बार स्टेरॉइड की ज़रूरत हो रही है तो इससे बचने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यानी कि एज़ाथायोप्रिन, मीथोट्रेक्सेट और माइकोफिनोलेट दवाइयाँ होती हैं। सबसे कॉमन एज़ाथायोप्रिन होती है। एज़ाथायोप्रिन में डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट ये दवा काफ़ी कारगर है, देने की अगर ज़रूरत पड़े तो हम मॉनिटरिंग के साथ देते हैं। अब हम अगर इससे अगले स्टेप पे दवाइयों की बात करें तो उनको कहते हैं बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स यानी कि ये ज़्यादातर इंजेक्शंस होते हैं, अभी तक सारे इंजेक्शंस हैं। और बायोलॉजिकल्स में सबसे पुरानी दवा इन्फ्लिक्सीमैब है जो रेमिकेड के नाम से उपलब्ध है। अन्य कई इंडियन कंपनीज़ का भी इसका जेनेरिक फॉर्म आता है। फिर एडालिम्यूमैब है, फिर विडोलिज्यूमैब है और अब एक नई दवा उस्टेकिनिमैब आई है। तो रेमिकेड के साथ हमारे मैक्सिमम एक्सपीरियंस से ये दवा लगभग 20-22 सालों से उपलब्ध है और काफ़ी सारे मरीजों में इस्तेमाल की गई है। कई बार इस दवा का भी यूज़ लाइफ लॉन्ग होता है और इस दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में सबसे कॉमन टीबी का रीएक्टिवेशन होता है। तो जब हम वेस्टर्न वर्सेस इंडियन अप्रोच की बात करते हैं तो 2 टर्म्स आते हैं। एक को कहते हैं स्टेप अप अप्रोच, दूसरे को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। स्टेप अप अप्रोच का अर्थ होता है कि अगर बीमारी की एक्टिविटी है तो हम पहले हल्की दवाइयों से शुरू करें, अगर सफलता मिल गई तो और बड़ी मेजर नहीं मिली तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयों पर जाए, अगर हम ऐसे समझना चाहें।
दूसरा कहते हैं कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो हम हल्की दवाइयों से ना शुरू करके बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयों से शुरू करें और फिर हम ग्रेजुअली दवा को घटा सकते हैं। तो ये एक डिबेट का विषय है और जनरली पेशेंट की कंडीशन, बीमारी की एक्टिविटी और इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस होती है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। तो बायोलॉजिकल्स हम डिफिकल्ट डिजीजेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर बायोलॉजिकल्स देना पड़े तो ये इसके कॉस्ट और साइड इफेक्ट को देखते हुए लाइफ लॉन्ग देने की बजाय हम एक एग्जिट प्लान रखते हैं कि हम 1 साल तक दें, बीमारी को कंट्रोल करें और फिर से हल्की दवाइयों पर आ जाए, यानी कि स्टेप डाउन। और अब हमारे पास बायोलॉजिकल्स के अलावा एक और विकल्प है जिनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहते हैं और इन दवाइयों को जनरली अभी जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं इनमें JAK2 इनहिबिटर्स होती हैं, जिनमें टोफासिटिनिब है दवा जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में काम आती है। अब टोफासिटिनिब की अवेलेबिलिटी के बाद ट्रीटमेंट का लैंडस्केप काफ़ी चेंज हो गया है और हमारे पास एक नया विकल्प आ गया कि हम इंजेक्शंस के बिना, जो लोग स्टेरॉइड से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे और एजाथायोप्रिन से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या जिनमें एजाथायोप्रिन के साइड इफेक्ट्स आ रहे हों, हम उनको टोफासिटिनिब स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसी भी स्टडीज़ हैं और हमारे देश से भी ऐसी स्टडीज़ है कि पहले जब एक्टिव फ्लेयर होता है, सीवियर अटैक होता है, हम उस समय स्टेरॉइड्स के बजाय टोफासिटिनिब भी सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। टोफासिटिनिब के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट इसकी 2 खासियतें हैं। नंबर 1 ये गोली है, इसमें इंजेक्शन नहीं है। नंबर 2 इसका कॉस्ट कम है। साइड इफेक्ट हर एक दवा में है, इसमें भी साइड इफेक्ट टीबी रीएक्टिवेशन, हर्पीस के लिए वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। टीबी से बचने के लिए हम पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट कराते हैं, जिससे ये किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई भी दवा काम नहीं कर रही हो तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक ऑप्शन होता है सर्जरी, यानी कि पूरी बड़ी आंत को हटा दिया जाए। ये 2 स्टेज में होती है। और जो रेमिनेंट पाउच बनाते हैं, जो नया रेक्टम बनाते हैं, आइलियो-एनल एनास्टोमोटिक पाउच, उसमें भी बीमारी के 20% लौटने की आशंका होती है। और प्लस अगर नॉर्मल भी चला तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी, चूंकि ये नॉर्मल रेक्टम नहीं है, 7 से 8 बार लैट्रिन आना इसमें कॉमन बात होती है। तो अपने अनुभव से अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में सर्जरी की संख्या इन कारगर दवाइयों के कारण काफ़ी कम होती जा रही है। तो ये पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर ये डिजीज़ को टाइमली डायग्नोज किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, साइड इफ़ेक्ट्स के साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, प्लस डिजीज़ की एक्टिविटी जब बढ़ रही हो तो सही वक्त पे सही दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं, तो इसमें लॉन्ग टर्म आउटकम बिल्कुल इंसान एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। जब भी आप अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी आपके लिए डायग्नोज होती हो तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के विकल्प अवेलेबल है। बस 2 चीज़ें जो मैंने शुरू में आपको बताई, मैं उसी से करूँगा कि इसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जो भी ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करें उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डिजीज़ की एक्टिविटी के अनुरूप सही दवाइयों का सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।